स्टूडेंट, आज हमारी इस वीडियो में हम बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि प्रायोगिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास होता है के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। स्टूडेंट, हम हमारी वीडियो में आज सेल के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्टूडेंट्स, सामान्यतया हम सेल को यूँ भी कह सकते हैं कि सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखती है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये एक परिभाषा छोटी कक्षा तक ही सही मानी है। हम बड़ी कक्षा में सामान्यतया सेल को जब परिभाषित करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। स्टूडेंट, अब हम आपको सेल का निर्माण, सेल के भीतर की प्रक्रिया किस तरह से होती है उसको समझाते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, एक पात्र लिया है जिसमें हमारे पास यह विद्युत अपघट्य का विलयन है जिसमें हमने दो धात्विक इलेक्ट्रोड को रख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंडीशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोड आपके पास जो हैं एक घोल में, जिसको हमने विद्युत अपघट्य का विलयन कहा है, में डूबे हुए हैं। इस घोल को जो आपने बनाया है हम इसको विद्युत अपघट्य का विलयन कहते हैं। इलेक्ट्रोडों को विद्युत अपघट्य में डुबोने पर हमने इसमें रखा तो जो धनात्मक आयन है वो एक इलेक्ट्रोड की ओर और ऋणात्मक आयन दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गतिमान हो जाते हैं, जिससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड तो धनावेशित और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित हो जाता है। ठीक, मतलब अब इसका मतलब हो गया कि जितने भी धनात्मक है वो यहाँ और जितने भी ऋणात्मक है वो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित है। अब हम क्या करते हैं, जब हम इसको बाह्य परिपथ में तार के द्वारा जोड़ देते हैं, ये देखिए इधर इस तरह से, ये तो तार में आवेश प्रवाहित होने लगते हैं। स्टूडेंट, इस प्रकार एक इलेक्ट्रोड पर धनात्मक और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होने के कारण एक इलेक्ट्रोड का विभव धनात्मक और दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ऋणात्मक हो जाता है। ठीक, जब हम सेल से कोई धारा प्रवाह नहीं करते तो ऐसी अवस्था में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य कुल विभवांतर नियत बना रहता है। कुल विभवांतर क्या रहता है स्टूडेंट्स, नियत बना रहता है। अब नियत किस तरह से रहेगा कि यदि आप धनात्मक इलेक्ट्रोड के विभव V+, दोनों के मध्य विभवांतर लिखा रहे हो इसलिए माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक विभव आप दोनों जोड़ेंगे प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो आपके पास वैल्यू रहती है V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव के रूप में, अर्थात ये विभव आपके पास नियत रहता है। हम जब इस सेल को खुले परिपथ में, खुले परिपथ का मतलब है जब इस सेल से धारा प्रवाहित नहीं की जाती, अर्थात परिपथ में इसे उपयोग में नहीं लिया जा रहा, तो ऐसी अवस्था में इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर बनता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। स्टूडेंट, इसको एक रूप में और परिभाषित किया जा सकता है जिसके आधार पर हम कहते हैं एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा दी जाती है विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत वाहक बल, सामान्यतया इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
कहते हैं। स्टूडेंट्स, यह एक बल नहीं है, केवल एक सामान्य रूप में हम बोलचाल के रूप में इसको बल शब्द के द्वारा बोल देते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम ये कहते हैं कि Q आवेश विद्युत परिपथ में सेल के द्वारा प्रवाहित किया जाता है, जिसमें सेल के द्वारा W कार्य किया जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया में हम कह सकते हैं सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q के रूप में। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है आपके पास जूल प्रति कूलम, जिसे हम सामान्य बोलचाल के रूप में वोल्ट भी कहते हैं। अब हम सेल से संबंधित 3 महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली परिभाषा हमारे पास है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? स्टूडेंट, आपने अभी सेल की प्रक्रिया को देखा, तो ऐसी अवस्था में हम ये कहते हैं कि जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल खुले परिपथ में होता है, तो सेल के सिरों के मध्य या इलेक्ट्रोड के मध्य, तो सेल के इलेक्ट्रोड के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। हम इसे सामान्यतया स्मॉल e से दर्शाते हैं। आप कैपिटल E भी ले सकते हैं, जहां आपको नीड है उस तरह से आप स्मॉल e या कैपिटल E का यहाँ उपयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो है सेल का विद्युत वाहक बल। अब इससे संबंधित हमारे पास महत्वपूर्ण बातें क्या रहती है, आप उसको ध्यान दीजिए। जो तथ्य के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में, तथ्य नंबर 1 आपके पास बनता है स्टूडेंट, खुले परिपथ में जब सेल को आपने जोड़ रखा था, जब आप उससे धारा नहीं लेते, तो इस स्थिति में बैटरी के टर्मिनल के मध्य जो विभवांतर बनता है, उसका मान सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मैं इसको लिखता हूँ, खुले परिपथ में। खुले परिपथ का अर्थ है जब परिपथ से धारा नहीं ली जाती। खुले परिपथ में बैटरी के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात अभी हम टर्मिनल वोल्टा को अगले टॉपिक में ले रहे हैं स्टूडेंट्स। E बराबर V आपके द्वारा लिखा जा सकता है। E सेल का विद्युत वाहक बल और V आपके पास कहलाती है टर्मिनल वोल्टता। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर 2 ट्रिक के रूप में, तथ्य के रूप में आपके पास है, जब सेल के भीतर की प्रक्रिया है ये, जो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर जो धारा प्रवाहित होती है, ऐसी प्रक्रिया में हम कहते हैं कि सेल निरावेशन की स्थिति में होता है। हम कह सकते हैं कि जब सेल निरावेशित होता है, अर्थात धारा ली जाती है, धारा ली जाती है, तो धारा सेल के भीतर, स्टूडेंट ध्यान देना, मैं सेल के भीतर बोल रहा हूं आपको, सेल के भीतर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर होती है।
और अभी इसी बात को मैं उल्टा कर देता हूँ। जब सेल को आवेशित किया जाता है, जैसे मोबाइल बैटरी होती है स्टूडेंट, हम मोबाइल बैटरी का उपयोग करते हैं तब वो निरावेशित हो रही है, और जब हम उसे चार्ज करते हैं तब वो आवेशित होती है। और जब सेल आवेशित होता है, आवेशित किया जाता है तो हमारे पास सेल के भीतर धारा धन से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर, ध्रुव या इलेक्ट्रोड की ओर होती है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ सेल से संबंधित। आपके पास जो आप जैसे 2 सेल आपके पास जुड़े हों तो परिणामी विद्युत वाहक बल को आप किस रूप में लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर नंबर 1 आपके पास है यह कि जैसे आपके पास यह 2 सेल जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, इन दोनों सेलों में आप ध्यान देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यदि मैं कहता हूँ कि इसको हम आई धारा की ओर इसमें स्थानांतरित करते हैं तो हमारे पास इस सेल की विद्युत वाहक बल E1, इसका विद्युत वाहक बल E2 है। तो एक परिणामी विद्युत वाहक बल के रूप में आपको मिलेगा E बराबर E1 प्लस E2। जब माइनस प्लस माइनस प्लस होता है तो आपके पास दोनों विद्युत वाहक बल परस्पर जुड़ जाएंगे। नंबर 2 के रूप में मैंने एक टर्मिनल की ध्रुवता को उल्टा कर दिया। यहाँ मेरे पास प्लस, यहाँ मेरे पास माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। धारा वही आपके पास आई, इसको E1, इसको हमने E2 नाम दिया। तो इस प्रक्रिया में जो आपके पास टोटल विद्युत वाहक बल बनेगा E बराबर होगा E1 माइनस E2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी प्रकार से नंबर 3 के रूप में अब आपने प्रक्रिया को उल्टा कर दिया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। इसमें आप धारा A से B की ओर दे रहे थे, अब इसमें धारा आप B से A की ओर दे रहे हैं। ये लीजिए माइनस प्लस प्लस माइनस, यह E1 यह E2। तो इस प्रक्रिया में E बराबर बनेगा E2 माइनस E1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है सेल का विद्युत वाहक बल। स्टूडेंट्स, नंबर 4th पॉइंट के रूप में मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो बात आपके पास है विद्युत वाहक बल की निर्भरता। आपके पास विद्युत वाहक बल जो निर्भरता होती है, निर्भर करता है किन किन राशियों पर निर्भर करता है। नंबर 1, विद्युत अपघट्य के पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। नंबर 2 के रूप में आपके पास है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, कि आपने जो धात्विक इलेक्ट्रोड लिए हैं उनकी प्रकृति क्या है, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। ठीक है, ये 2 बातें हैं जिस पर विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। लेकिन इसके अलावा भी एक और हमारे पास है अनिर्भरता, मतलब किन बातों पर निर्भर नहीं करता, मतलब एक कांस्टेंट के रूप में आपके पास ये वर्क कर सकता है। तो इसमें नंबर 1 आपके पास बनता है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। नंबर 2 के रूप में इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी पर, इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी पर। नंबर 3 के रूप में आपके पास है आकार और विद्युत अपघट्य की मात्रा पर, आकार पर। और नंबर 4 है आपके पास विद्युत अपघट्य की मात्रा पर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास हुआ विद्युत वाहक बल। अब हम पढ़ते हैं टर्मिनल वोल्टता। टर्मिनल वोल्टता हमने
विद्युत वाहक बल को कहा कि जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। अब यदि हम सेल को बंद कर देते हैं तो आपको पता है सेल परिपथ में बंद होने पर धारा का चालन करेगा, और जब धारा का चालन करता है तो निरंतर उसके द्वारा धारा प्रवाह करने पर उसकी वोल्टता में कमी होती है। ये जो वोल्टता आपको प्राप्त हो रही है इसको हम टर्मिनल वोल्टता के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसकी परिभाषा आपके पास जब बनती है कि जब सेल बंद परिपथ में होता है, जब सेल बंद परिपथ में होता है तो सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। इसे V के द्वारा दर्शाते हैं। देखिए सामान्यतया आपके पास V जो होगा वह विद्युत वाहक बल से कम होगा, लेकिन आपने जब नया सेल मार्केट से परचेज किया तो ऐसी परिस्थिति में हम यह कह सकते हैं कि V बराबर E होगा। ठीक है, यहाँ हम ये कहें कि यदि हमारे पास सेल का विद्युत वाहक बल E आंतरिक प्रतिरोध, जिसको अभी मैं आपको परिभाषित करूंगा, आंतरिक प्रतिरोध सेल के भीतर का जो प्रतिरोध के रूप में आप समझ सकते हैं अभी हाल फिलहाल, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r व प्रवाहित धारा I हो तो आप टर्मिनल वोल्टता को लिखेंगे। टर्मिनल वोल्टता आपके पास बनेगी V बराबर E माइनस आई आर के रूप में। ये आपके पास टर्मिनल वोल्टता का सूत्र है। कब? जब आप सेल से धारा लेते हैं। देखो मैं यहाँ एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताता हूँ कि उदाहरण के तौर पर जैसे आपके पास यह एक सेल है, यह इसका आंतरिक प्रतिरोध के रूप में मैंने स्मॉल r बना दिया। यह सेल के भीतर का प्रतिरोध है स्टूडेंट, यह सेल का विद्युत वाहक बल है। अब मैं इस सेल से धारा I ले रहा हूँ, मतलब कि निरावेशन की प्रक्रिया है स्टूडेंट। ये कौन सी? निरावेशन की। यहाँ आप लिख सकते हैं निरावेशन में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में टर्मिनल वोल्टता बनेगी V बराबर E माइनस आई आर। स्टूडेंट यदि आप सेल को आवेशित करते हैं, यदि सेल को आवेशित किया जाता है, तो आपके पास V बराबर होगा E प्लस आई आर। स्टूडेंट्स इन फॉर्मूलों का उपयोग आप अपने न्यूमेरिकली क्वेश्चनों को सोल्व करने में करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि यह पहले वाला चित्र ही है, केवल कंडीशन ये है कि यहाँ आप इसको आवेशित कर रहे हैं, प्लस और माइनस, यह इसका विद्युत वाहक बल और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये इसको आप धारा I देकर, जैसे मोबाइल की बैटरी होती है जब आप उसको चार्ज करते हैं, ये चार्जिंग की प्रक्रिया है और ये डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया है। जब आप धारा नहीं ले रहे हो तो I बराबर 0 तो V बराबर E हो जाता है आपके पास, ये वो कंडीशन होगी। स्टूडेंट्स इस समीकरण की सहायता से हम कुछ कैलकुलेशन के तौर पर आंतरिक प्रतिरोध का मापन भी कर सकते हैं, जिसे मैं आपको हमारी परिभाषा नंबर 3 में मैं आपको प्रदर्शित करूंगा। स्टूडेंट्स यहाँ हम एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सेल को आवेशित किया जाएगा, यहाँ आपके पास इस स्थिति में बनेगा V ग्रेटर के रूप में E, क्योंकि VE प्लस आई आर मतलब वैल्यू बढ़ रही है किसकी? E में आई आर जोड़ने पर V टर्मिनल वोल्टता के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो ऐसी स्थिति में विद्युत वाहक बल जो होगा वो टर्मिनल वोल्टता की तुलना में कम रहेगा, लेकिन निरावेशन की प्रक्रिया में यह लेस देन हो जाता है स्टूडेंट।
स्टूडेंट, तीसरी परिभाषा हमारे पास है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा को समझने के पहले हमने हमारे इस प्रारंभिक वीडियो में हमने देखा था कि सेल के निर्माण की प्रक्रिया में हम विद्युत अपघट्य पदार्थ का विलयन लेते हैं और इस विलयन में हम दो धात्विक इलेक्ट्रोडों को ऊर्ध्वाधर रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या होता था कि ये आयन एक इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव के रूप में और दूसरे इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव के रूप में स्थानांतरित हो जाते हैं। सपोज कीजिए यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। अब क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब सेल को परिपथ में आपने जोड़ा अर्थात सेल से धारा ली जाती है तो निरंतर इन आवेशों के संख्या में कमी होती है। लेकिन सेल के भीतर क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया बनी रहती है कि निरंतर इन आवेशों का स्थानांतरण सेल के भीतर होता रहता है। अब जब आयन, जैसे ये आयन है, ये आयन बने हुए हैं आपके पास, ये धन पर या ऋण पर जाएगा तो बीच में अन्य आयन जो होंगे उनसे ये टकराएगा, बार बार दिशा बदलेगी और टकराते हुए ये अपने स्थान पर पहुंचता है। तो ऐसी स्थिति में इन आयनों के द्वारा जो शेष आयन है या अन्य प्रक्रिया जो आपके पास है, अन्य माध्यम जो है, उनके द्वारा जो अवरोध बनता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि जब सेल बाह्य परिपथ में या प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित करता है तो सेल के भीतर धारा नेगेटिव से, जैसा भी मैंने आपको कहा, आयन जो होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे सेल के भीतर, लेकिन जो बाहर जो धारा बहेगी वो आपके पास सदैव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आती है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य के आयन द्वारा जो इन आयनों के प्रवाह में जो अवरोध बनता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसका जो मात्रक आपके पास होता है वह ओम कहलाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ हम आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा, टर्मिनल वोल्टता, जब सेल से धारा ली जाती है वो कंडीशन V बराबर है E माइनस आई आर। जैसा कि आपको पता है V टर्मिनल वोल्ट था, E सेल का विद्युत वाहक बल, I धारा और स्मॉल r सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो आप इसको चेंज करते हैं तो आपके पास बनता है आई आर बराबर E माइनस वी। तो R बराबर आपको मिलेगा E माइनस वी बटे आई के रूप में। स्टूडेंट्स, ये वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर आप आंतरिक प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर V को आप चेंज कर सकते हैं टर्मिनल वोल्टता के रूप में, जो कि हमारे पास है खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। यदि हम यहाँ ओम के नियम से कहते हैं कि तार का प्रतिरोध R है, तो यदि तार का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो आपको मिलेगा I बराबर V बटे R। इसलिए आपके पास ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है R बराबर E माइनस वी बटे वी और R ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस फॉर्मूले का उपयोग भी आप आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि हम आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात करते हैं तो आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता के लिए मैं आपको एक ट्रिक का एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिसके आधार पर आप R बराबर कह सकते हैं या R प्रोपोर्शनल कह सकते हो CID, जो कि एक प्रसिद्ध धारावाहिक आपके पास बनता है AT, CID बटे AT, 8। C से मतलब हो गया आपके पास सांद्रता, I से मतलब हो गया आपके पास विद्युत धारा, अर्थात हम ये कहेंगे कि विद्युत अपघट्य की सांद्रता जो है आंतरिक प्रतिरोध के समानुपाती के रूप में सेल से जो धारा ली जा रही है I के समानुपाती के रूप में, और हमारे पास बनता है प्लेटों के मध्य की दूरी कैपिटल D के रूप में, और A हमारे पास बनता है जो इलेक्ट्रोड जितने द्रव में डूबे हुए हैं, ये जितने भाग तक द्रव में डूबे हुए हैं, ये वाले भाग, इस भाग के क्षेत्रफल पर, जितने भाग पर डूबे हुए हैं भाग के क्षेत्रफल पर, और अंतिम हमारे पास बनता है ताप
टी पर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, I उपयोग में ली जाने वाली धारा, D आपके पास है प्लेटों के मध्य की दूरी, A आपके पास है जितने इलेक्ट्रोड विलयन में डूबे हुए हैं उनके क्षेत्रफल पर, वह अंतिम आपके पास है ताप T पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास यह 3 महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसे हम सेल की शब्दावली के रूप में कहते हैं, पूर्ण होती है। अब हमारा अगला वीडियो होगा सेलों का संयोजन, जो एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नीट IIT एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स के लिए उस टॉपिक से संबंधित एक सवाल अवश्य आपको प्राप्त होता है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए आप, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।